हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिकली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज में डिफरेंस क्या होता है, इंडक्शन मोटर के स्पीड वेरिएशन के लिए इंडस्ट्रीज़ में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, और एक सवाल भी हमेशा आता है कि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट क्यों नहीं हो सकता, क्या लिमिटेशन रहती है, क्या रीजंस रहते हैं। ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में डिफरेंस क्या होता है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है, इसका जो रोटर बार्स होते हैं, जो रोटर सर्किट होता है, ये रोटर बार परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होते हैं। इसको एंड रिंग्स बोला जाता है। तो रोटर सर्किट में जो एंड रिंग फॉर्म होती है, ये एंड रिंग परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। यही रीज़न है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज़ में बहुत बार हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है। पर अगर आपके एप्लीकेशन में आपने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर लगा रखी है, तो उस कंडीशन में आप रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोटर सर्किट का जो एंड रिंग्स है, जो रोटर बार्स है, ये परमानेंटली शॉर्ट सर्किट किए रहते हैं। यही रीज़न है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, ये कम होता है। ये एक डिसएडवांटेज भी है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का कि उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो उसके लिए भी आपको यही आंसर देना पड़ेगा कि इसका जो एंड रिंग्स होता है, ये परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होता है। वहीं अगर हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर सर्किट है, उसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहां आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे केस में हम लोग प्रिफर करते हैं कि हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते कैसे हैं, तो इसका जवाब आएगा LRS के यूज़ करके। LRS और GRR, ये दो मेथड्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। LRS कैसे वर्क करता है, LRS का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है LRS से रिलेटेड। अब वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर सर्किट में ऐड किया कैसे जाता है। दूसरा सवाल दोस्तों ये आता है कि इंडक्शन मोटर का स्पीड वेरिएशन इंडस्ट्रीज़ में कैसे किया जाता है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिकली बात करें तो फिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर की स्पीड को वेरी करने के लिए। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में बेसिकली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को इस तरह से वेरी किया जाता है कि आपको आउटपुट में उतना ही RPM मिले जितना RPM आपको चाहिए। जैसे कि अगर आपकी मोटर 1500 RPM की है और आपको उस मोटर को 1000 RPM में रोटेट करना है, तो VFD वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, ये जो V/F रेशियो होता है, इसको इस हिसाब से चेंज करेगा कि आपका जो RPM है, ये 1500 से 1000 अपने आप हो जाए। तो जब भी ऐसी एप्लीकेशन होती है जहां पर आपको कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी स्पीड हमेशा वेरी होती रहेगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वहां पर आप इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग मेथड है, उसके लिए आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि VFD का यूज़ करते हो। VFD में इनिशियली एक रेक्टिफायर सर्किट रहता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम लोग एक फ़िल्टर यूनिट लगाते हैं। ये फ़िल्टर यूनिट एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो एक ऐसी वेवफॉर्म क्रिएट की जाती है जो आपको आउटपुट में आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करके देगी। ये जो फ़िल्टर यूनिट है, इसके बाद इन्वर्टर यूनिट लगाया जाता है जो अगेन DC को AC में कन्वर्ट करेगा। और अब ये जो AC आउटपुट आपको मिला है, ये इस हिसाब से रिफॉर्म्ड कर दिया हुआ है कि आपको उतना ही आउटपुट मिले जितना आपका डिज़ायर है। तो इस तरीके से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का ड्राइव प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज़ में करते हैं इंडक्शन मोटर की स्पीड को वेरी करने के लिए। तीसरा सवाल दोस्तों ये आता है कि जो इंडक्शन मोटर है, ये सिंक्रोनस स्पीड पर रन क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए, इसका आंसर है रिलेटिव स्पीड। देखिए, रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम लोग स्लिप कहते हैं, उसी को हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं। इंडक्शन मोटर घूमती ही इसलिए है क्योंकि उसको सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है, जो डिफरेंस है, जो स्लिप है,
उसको उसे मिनिमाइज़ करना है। यही रीज़न है कि इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है और जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये बहुत ज़्यादा हाई जाता है, क्योंकि शुरुआत में आपका जो रोटर है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है स्टेटर में। तो जैसे ही आपका रोटर घूमना शुरू होगा तो रिलेटिव स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि रोटर 0 आरपीएम पे है और सिंक्रोनस स्पीड अपने जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट हो रही है। तो रोटर की टेंडेंसी रहेगी कि वो एक झटके में सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करे, ताकि जो रिलेटिव स्पीड है जो उसको वो कम कर सके, जो स्लिप है उसको वो कम कर सके। पर प्रैक्टिकली इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को रीच नहीं कर पाती, क्योंकि अगर इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगे तो उस केस में आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड, आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पर घूम रहा है वो स्पीड और रोटर की स्पीड अगर सेम हो जाए तो जो रिलेटिव स्पीड है, ये दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर वो ज़ीरो हो गया तो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस ही उस वजह से होता है कि आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। स्टार्टिंग कंडीशन में रिलेटिव स्पीड हाईएस्ट होती है, क्योंकि रोटर 0 आरपीएम में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही है, तो रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम है, इसलिए जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो भी मैक्सिमम हो रहा है, जिसको हम लोग हाई स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। पर अगर आपके रोटर की स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड है, उसी स्पीड में रोटेट होने लगे तो जो रिलेटिव स्पीड है वो ज़ीरो हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड ज़ीरो हो गई तो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा और आपकी जो रोटर है, जो मोटर है, वो घूम ही नहीं पाएगी। तो इंडक्शन मोटर के घूमने का रीज़न ही ये है कि रिलेटिव स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे तो फिर सिंक्रोनस स्पीड कैसे घूमती है? सिंक्रोनस स्पीड में तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड जितनी ही होती है, तो वहाँ टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? तो देखिए, सिंक्रोनस मोटर में आपका जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इंटरलॉकिंग होती है। ये दोनों आपस में इंटरलॉक होते हैं, इसी के वजह से आपका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड में घूम पाता है। मैंने सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड भी वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। पर जो सिंक्रोनस मोटर है वो इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है कि रोटर मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरलॉकिंग फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूम पाता है। पर इंडक्शन मोटर रिलेटिव स्पीड पर वर्क करता है। इंडक्शन मोटर में ये देखा जाता है कि रिलेटिव स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों, इस तरीके के ये कुछ प्रैक्टिकल टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो इस तरीके का डिफरेंशिएशन, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।